हेलो, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, बीए सेकंड ईयर, इंडियन इकोनॉमी के पेपर में पेपर सेकंड जो है उसमें मैं आज आपके सामने भारत में आधार संरचना का विकास के बारे में डिस्कस करूंगा, या जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आती है? शक्ति, परिवहन एवं संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, दैट इज़ पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। इन सबको में सबसे पहले हम जो है पावर को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की दर बहुत कुछ उस देश में निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है, और देश में अगर आधारभूत संरचना सुदृढ़ और विकसित है तो देश का तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। पावर या शक्ति, आधुनिक युग को अगर शक्ति का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग, कृषि कार्य, परिवहन में संचार साधन, उपभोक्ताओं को रोशनी, हवा, पानी आदि सभी प्रकार के कार्यों में पावर की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा के क्षेत्र में, कॉमर्शियल एनर्जी में, पावर रिसोर्सेज में कोयला, पेट्रोल एवं विद्युत शक्ति का समावेश होता है। विद्युत उत्पादन दो प्रकार से होता है। पहला हाइड्रो पावर, जो जल बहाव के दबाव से डायनमो की सहायता से विद्युत शक्ति पैदा की जाती है, और दूसरा है थर्मल पावर, जिसमें कोयला, पेट्रोल, गैस तथा अणु शक्ति से ताप उत्पन्न कर पानी की भाप की शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जाती है। और अब अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर सोलर एनर्जी का भी प्रयोग व्यावसायिक रूप से बहुत बढ़ने लगा है। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के रूप में लकड़ी, गोबर तथा जलाने योग्य अन्य व्यर्थ सामग्री, गोबर गैस, वायु ऊर्जा आदि को सम्मिलित करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान शक्ति विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तीव्र गति से विकास किया गया। जहां 1951 में विद्युत शक्ति की प्रस्तावित क्षमता 23 लाख किलोवाट थी, वहीं 2003-4 में यह बढ़कर 1314 लाख किलोवाट और 2010-11 में बढ़कर 2065 लाख किलोवाट पहुंच गई। 1992 से 2004 की अवधि में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4.16% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। 2002 से 11 के 9 वर्षों में 844 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता स्थापित की गई। विभिन्न प्रकार से विद्युत उत्पादन की प्रस्तावित क्षमता को अपन ने टेबल में देखा है, टेबल में दिया गया है। सबसे पहले अपन देखें, अगर 1950-51 में जहाँ पर जल विद्युत में 6, थर्मल शक्ति में 11, तो कुल प्रस्तावित क्षमता जो है 23 लाख किलोवाट थी, जो 1990-91 में बढ़कर के 747 लाख किलोवाट हो गई। 2010-11 में यह 2081 किलोवाट हो गई। 2011-12 में 2364 किलोवाट हो गई। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार यह 2957 लाख किलोवाट हो गई। विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण में विकास। बिजली के उत्पादन के साथ साथ उसके ट्रांसमिशन तथा वितरण व्यवस्था में भी तीव्र गति से विकास हुआ है। जहां 1950 में ट्रांसमिशन तथा वितरण व्यवस्था में भी ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई जो है 10,000 सर्किट किलोमीटर के लगभग थी, वो बढ़कर अब 9.5 लाख सर्किट किलोमीटर के लगभग पहुंचने का अनुमान है। थर्मल विद्युत में भी अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 3 दशक में थर्मल पावर उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने के कारण थर्मल पावर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कर रहा है। जहां 1980-81 में थर्मल पावर का कुल विद्युत उत्पादन में 53% भाग था, वह बढ़कर 70.8% हो गया, जबकि जल विद्युत का उत्पादन इसी अवधि में 35% से घटकर कुल उत्पादन का केवल 13.8% रहने का अनुमान है, और परमाणु शक्ति का कुल उत्पादन में लगभग 1.62% भाग है। विद्युत उत्पादन में संलग्न जो संस्थान हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
पहला है राष्ट्रीय ताप शक्ति निगम, या जिसे कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह निगम देश में थर्मल विद्युत उत्पादन तथा उसके वितरण में ग्रिड प्रणाली विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा है नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। 1975 में स्थापित यह निगम केंद्र सरकार का उपक्रम है जो जल विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण के प्रति सक्रिय भूमिका निभाता है। अन्य संस्थाएं भी हैं इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, दामोदर घाटी निगम, टिहरी जल विद्युत विकास निगम, नाथपा झाकरी बिजली निगम और सभी राज्यों में राज्य विद्युत निगमों की स्थापना उल्लेखनीय है। क्षेत्रीय बिजली बोर्ड है भारत में विद्युत उत्पादन के वितरण में समन्वय स्थापित करने तथा उचित वितरण व्यवस्था करने हेतु 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र है, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम का समावेश है। और दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसमें अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम तथा मिजोरम आते हैं। तीसरा पश्चिम क्षेत्र है, इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा एवं नागर हवेली आदि का समावेश है। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि शामिल हैं। दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी शामिल है। विद्युत उत्पादन और वितरण की समस्याएं के बारे में जानते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन और वितरण में कई समस्याएं हैं, जहां एक और विद्युत उत्पादन में बहुत भारी निवेश करना पड़ता है और साथ ही प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहयोग एवं सहायता पर निर्भरता बढ़ रही है, जो अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। दूसरी ओर विद्युत वितरण में राज्य विद्युत बोर्डों को निरंतर भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। अकेली 7वीं योजना के दौरान विद्युत बोर्डों का घाटा लगभग 12,000 करोड़ था और इसके प्रमुख कारण जो है विद्युत चोरी तथा उत्पादन लागत से भी कम पर विद्युत का वितरण और खास तौर से रियायती वितरण घाटे को बढ़ा रहे हैं। विद्युत उत्पादन में थर्मल पावर तथा जल विद्युत उत्पादन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। थर्मल विद्युत का अंश पिछले 2 दशकों में काफ़ी बढ़ा है, जबकि जल विद्युत के कुल उत्पादन का भाग घट रहा है। विद्युत उत्पादन के ट्रांसमिशन और वितरण में भी विद्युत का क्षय होता है, जो घाटे को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि पावर की स्थिति ये है। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो परिवहन साधनों के अंतर्गत पहला रेल, दूसरा सड़क परिवहन, तीसरा वायु परिवहन आदि है। और संचार साधनों में डाक तार, टेलीफोन, टेलेक्स सेवाओं का समावेश करते हैं। रेल परिवहन की स्थिति क्या है? रेल परिवहन का विकास 1853 में प्रारंभ हुआ और अब तक इसका काफ़ी विकास हो चुका है। 1950-51 में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 59,315 किलोमीटर थी, जो विकास के कारण अब बढ़कर लगभग 65.8 हजार किलोमीटर से अधिक का होने का अनुमान है। योजनाबद्ध विकास में रेलों की लंबाई लगभग 6,500 किलोमीटर बढ़ी है। रेलों की माल ढोने की क्षमता लगभग 110 करोड़ टन है। 2013-14 में 105.9 करोड़ टन थी। यात्री वाहन क्षमता भी पिछले दशकों में तेज़ी से बढ़ी है। रेलों में विद्युतीकरण तथा डीजलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप रेल की रफ्तार तेज़ तथा कोयले की समस्या का काफ़ी समाधान हुआ है। रेलों के विकास में क्या क्या समस्याएं आती है? तो भारत में रेलों के विकास में कई समस्याएं हैं, जैसे यात्री सुविधाओं में विस्तार की समस्या बनी हुई है। मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने में भारी वित्तीय साधनों की जरूरत पड़ती है। तीसरा, टेक्नोलॉजी में सुधार करना अति आवश्यक है, जिसमें भारी निवेश की ज़रूरत है।
चौथा, रेलों में बिना टिकट यात्रा और रेलों विघ्नों से माल की चोरी में भी रेलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पांचवा, रेलों की रफ्तार तेज करने के लिए विद्युतीकरण तथा डीजलीकरण की समस्या भी विकट है। छठा, रेलों की लंबाई तथा विस्तार देश की विशालता को देखते हुए नगण्य है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसमें जो रेलों के विकास में बाधक है। आज इस सेशन में हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।